नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ आरवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 60 से 70 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। हाँ, और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यह वीडियो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम आगे की वीडियो पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 कहता है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो चलिए बताइए, वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अष्टप्रधान का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात शिवाजी। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। इस प्रकार अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 कहता है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चलिए बताइए, कौन सा वह महान मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन क्षेत्र पर विजय हासिल की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य वह राजा थे जिन्होंने दक्कन के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, मौर्य राज साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। इस प्रकार दक्कन के क्षेत्रों पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल की थी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 कहता है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा है? तो चलिए बताइए, वह कौन सा अभिलेख है जिससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारतीय राज्यों पर भी था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुस्य ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें नहरें बनवाई। इससे पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार पश्चिमी राज्यों पर भी चंद्रगुप्त का प्रभाव था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका वह क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतिये पुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रनी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। इस प्रकार श्रीलंका क्षेत्र पे अशोक का शासन नहीं था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 कहता है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चलिए बताइए, अशोक के शासनकाल में किस नगर में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में किया गया था। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो चलिए बताइए, अशोक के शिलालेखों में कौन से भाषा को प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी अर्थात प्रकृत भाषा। अर्थात अशोक के शिलालेखों में प्रकृत भाषा प्रयुक्त है।
आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख है। वहीं लघुमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अशोक के अभिलेखों में ज़्यादातर प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो चलिए बताइए कौन सी ऐसी लिपि थी जिसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि ऐसी लिपि थी जिसे दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इस प्रकार खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 कहता है अशोक के धम्म अर्थात धर्म का मूल संदेश क्या था। तो चलिए बताइए अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई अर्थात एक से अधिक। अर्थात अशोक ने शांति और अहिंसा, बड़ों के सम्मान एवं धार्मिक सहनशीलता का मूल संदेश दिया था। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है अशोक धम्म अर्थात धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकान्ये दयादाने सच्चे सोचिए मदाए साधवे च अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक का धम्म अर्थात धर्म का मूल संदेश में शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ई एक से अधिक होगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है वह कौन सा है। तो चलिए बताइए वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात भानु स्तंभ। भानु स्तंभ वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भानु अर्थात बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मगधम संघ अभिवादे तुम आहा अपाबा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। इस प्रकार भानु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। कहता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बताइए अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात प्रियदर्शी। अर्थात अधिकतर अभिलेखों में अशोक स्वयं को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित करता है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। इस प्रकार अधिकतर अभिलेखों में अशोक स्वयं को देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी संबोधित करता है। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।